हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केसी। केसी का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझा। हमने ये देखा कि देखो, एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। ए क्या है? रिएक्टेंट है एंड बी क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है। हो सकता है कि रिएक्टेंट हमारे पास 50% खर्च हो चुका है एंड प्रोडक्ट हमारे पास 50% हमको मिला। इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट हमारा जो है अभी भी 90% बचा हुआ है और प्रोडक्ट हमें 10% ही मिला। इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है एंड इसका रिवर्स भी हो सकता है कि हमारे पास 10% रिएक्टेंट बचा हुआ है और 90% हमें प्रोडक्ट मिला है। तो ये तीनों केस वैलिड है इक्विलिब्रियम के लिए। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब 50-50 होता है। ठीक है, इन सम केस हो सकता है कि 50% हमारे पास रिएक्टेंट है, 50% हमें प्रोडक्ट मिला है। हो सकता है कि उस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम आ जाए, पर हर केस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे हमें ऐसा दिखे कि अब रिएक्शन स्टैटिक हो चुकी है, अब रिएक्शन रुक चुकी है, आगे कंटिन्यूएशन में नहीं जा रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है? एंड इक्विलिब्रियम का साइन क्या होता है? बेसिकली इक्विलिब्रियम का साइन है ये डबल हेडेड एरो। इसका मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम केसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, जनरली होगा क्या कि अगर हमारा 50% रिएक्टेंट बचा हुआ है और 50% ही प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? हमारा लॉस हो रहा है। लॉस कैसे? हमने पूरा 100% एफर्ट डाले, हमने पूरा 100% रिएक्टेंट दिया और हम चाहते हैं कि कम से कम हमें 90% प्रोडक्ट तो मिले, बट इस केस में क्या हो रहा है? हमें सिर्फ 50% प्रोडक्ट मिल रहा है। सेकेंड वाला केस देखो कि इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब यहाँ पे तो सीधा सीधा लॉस है। 90% रिएक्टेंट अभी भी अनरिएक्टिव है एंड सिर्फ हमें 10% प्रोडक्ट ही मिला है। तो इस केस में क्या हमारा लॉस है? तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस टाइप का रिएक्शन हो। लेकिन अगर हमें रिएक्शन करना पड़े और सिर्फ 90% और 10% पे ही इक्विलिब्रियम आ जाए, तो इस केस में हम क्या करते हैं? अपने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देते हैं कुछ कंडीशंस लगा के। ठीक, तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? अब देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? गुलबर्ग एंड वेगे। इन दोनों ने हमें केसी के बारे में बताया। इनफैक्ट इन्होंने हमें पहले एक्टिव मास के बारे में बताया। अब हम देखते हैं कि ये चीज होती क्या है। गुलबर्ग एंड वेगे, तो इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। अब रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? A प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी। ये हमारी रिएक्शन है, A प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी। तो इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास। देखो, पहले के टाइम पे कंसंट्रेशन को क्या कहा जाता था? एक्टिव मास कहा जाता था। नाउ एक्टिव मास इज नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन वॉल्यूम। क्या होता है एक्टिव मास? Active mass is equal to n upon v and n upon v is concentration upon time. ठीक है, n upon v क्या है? ये हमारा टोटल कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा है। चाहे आप एक्टिव मास बोल लो, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन बोल लो। ठीक है, एक्टिव मास इज नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन वॉल्यूम। ठीक, तो ये तो था हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड व्हाट अबाउट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन?
सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट का, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, rate of backward reaction is directly proportional to concentration of C and concentration of D, इसके बराबर है, ठीक है। हमें पता है कि जब भी इक्विलिब्रियम आता है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, बैकवर्ड की इक्वल हो जाती है, क्लियर, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा था कि बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने क्या लिखा था, यस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं फॉरवर्ड के लिए तो कांस्टेंट आ जाएगा K एंड F, दिस इज, ये क्या है हमारा यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। KF कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, फिर यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है, ये आएगा। नाउ अभी देखो ऊपर हमने क्या लिखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक। KF is equal to KF concentration of A and concentration of B is equal to KB concentration of C and concentration of D। अब क्या होगा, देखो KB इधर आएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा एंड AB इधर आएगा तो ये भी इधर डिवीजन में आ जाएगा, सो ये बन जाएगा हमारा KF अपॉन KB is equal to concentration of C and concentration of D upon concentration of A and concentration of B. Now what is KF and KB? KF क्या है यहाँ पे, rate constant for forward reaction, rate constant for backward reaction, ये है हमारा rate constant for forward reaction and this is rate constant for backward reaction। एक होगा हमारा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड KB है हमारा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, KF की हम एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ऐसे ही KB की कुछ वैल्यू होगी, इनका जो रेशियो है दैट इज फिक्स, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं, जो चीज फिक्स होती है। सो हियर KF एंड KB का जो रेशियो आएगा इज इक्वल टू KC, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे हमने माना KF अपॉन KB किसके इक्वल हो जाएगा, KC के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज KC, KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration of reactant, यानी कि Kc is equal to concentration of C into concentration of D divided by concentration of A and concentration of B. Kc is equilibrium constant, ठीक है। Kc यहाँ पे क्या है, it's equilibrium constant। Kc हमारा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी उसको देखते हैं। देखो हुआ ये कि हमने एक रिएक्शन लिया, A
प्लस बी से बन रहा था C प्लस डी। ये कोई भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी रिएक्शन हो सकता है। ये एक रिएक्शन लिया, इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम मान के चल रहे हैं x, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका हमने क्या माना, x मत मानो, कुछ एक वैल्यू मान लेते हैं, मान लो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, 0.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, ठीक, ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। तो स्टार्टिंग में ये दोनों हमें 0 0 मिलेंगे। इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो हमने लिया वो कुछ 2.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, यहाँ पे जो बना है 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 और 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। एक एक्सपेरिमेंट ये है, ठीक है। अब हमने क्या किया, दूसरे वाले में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से हमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करना पड़ा। ऐसे ही हमने कोई दूसरी वैल्यू ले ली। अब हो ये रहा था कि है तो सेम रिएक्शन, बट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से जो K की वैल्यू, जो Kc की वैल्यू है वो चेंज हो रही थी, ठीक है, वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। दूसरा रिएक्शन देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेके चले हम 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 और यहाँ पे ले लिया हमने 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया, ये एक हाइपोथेटिकल है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिया है 2.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 एंड 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 एंड 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, ये C प्लस डी मिल रहा था, ठीक। अब इसके लिए हमने Kc निकाला और इसके लिए हमने Kc निकाला, ठीक है, हमने क्या किया, दोनों के लिए Kc निकाला। तो जब एक्सपेरिमेंट 1 के लिए हमने Kc की वैल्यू निकाली, तो लेट्स सपोज कि इसका आंसर आया हमारे पास 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, ये Kc की वैल्यू आई है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट 2 के लिए जो Kc की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, वो कितनी आई, 1.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। अब देखो Kc का मतलब क्या होता है, Kc का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब ऐसी चीज जो फिक्स है, जो बदली नहीं जा सकती है। हमने देखा था लास्ट टाइम कि अगर हम कैटलिस्ट भी लगा देते हैं तो वो रेट को ऑल्टर कर सकता है, बट इक्विलिब्रियम को ऑल्टर नहीं कर सकता, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता। बट इन दिस केस हम ये देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पे किस तरीके से Kc की वैल्यू चेंज हो गई, बट रिएक्शन वही है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिएक्शन वही है। तो ये कैसे हो गया, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, मतलब इसको चेंज नहीं होना चाहिए था, सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए थी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या थी, गड़बड़ ये है कि जो भी हमें रिएक्शन मिलता है सबसे पहले उसको करना है बैलेंस, एंड बैलेंस करने के बाद देखो, मान लो ये रिएक्शन कुछ ऐसा रहा होगा, 2a प्लस 3b गिव 3c प्लस 4d, ये हमको मिल रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक जो हम लिखते हुए आ रहे थे कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसमें थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं। और अब वो बदलाव क्या होगा उसको देखो, हमारे पास क्या था, यही रिएक्शन लेके चलते हैं, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b गिव 3c प्लस 4d, ये हमारे पास रिएक्शन है। पहले हम क्या लिख के चलते थे, इस रिएक्शन को पहले हम कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। हम पहले Kc इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, बट हमने देखा कि इस तरीके से Kc को रिप्रेजेंट करने से हर बार जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, जैसे हम इनिशियल वैल्यू चेंज करेंगे, फाइनल वैल्यू चेंज करेंगे, हमें हर बार Kc की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो वो किस बात के लिए हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब जो वैल्यू एक बार आ गई उसी पे वो फिक्स हो जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो रिएक्शन में, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता है, ठीक। तो यहाँ से बात ये आई कि जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है,
हमें उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अगर हमारे पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू, कितने बार हमारे पास C है, 3 टाइम्स, सो कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ C, फिर कंसंट्रेशन ऑफ D, D एंड D। इस तरीके से अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B एंड B। सो अगर एक्चुअल में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो Kc की वैल्यू है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो सेम आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बार बार इसको ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, C कितने टाइम्स से 1 2 3, तो इसकी पावर हो गई 3। यहाँ पे कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो इसकी पावर 4 अपॉन A की पावर 2 एंड B की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम Kc को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन लेते हैं। हमने ये देखा कि NH3 का रिएक्शन हमने करा दिया ऑक्सीजन के साथ। जब हमने NH3 क्या, अमोनिया का रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन के साथ कराया तो हमें क्या मिलेगा, NO2 प्लस यहाँ से H2 बाहर आ गया। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक, तो 4 4 4 और 6, अब ये रिएक्शन बैलेंस है। इसके लिए Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस इसके लिए हम Kc की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो Kc हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 4 NH2 की पावर 6 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 4 एंड NO2 की पावर 4। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, अच्छा देखो इक्विलिब्रियम में एक और बात हमें पता है, इक्विलिब्रियम में हमें ये बात पता है कि रिएक्शन रिवर्स होती है। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। तो ये वाला हमने किसके लिए लिखा, ये हमने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के केस में लिखा था। लेकिन अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे Kc डैश से। अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो उस केस में दिस वन विल बी रिएक्टेंट एंड दिस इज अ प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट को हम हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा NH3 की पावर 4 NO2 की पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा हमारा NO2 की पावर, नहीं ये है हमारा NO2 नहीं था, ये सिर्फ O2 था, O2 की पावर 4। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा, ये N नहीं है, सिर्फ O2 है, NO2 एंड H2 की पावर 6। ठीक, अगर Kc इसकी कुछ भी वैल्यू आती है, लेट्स सपोज कि हमने इसको x कंसीडर कर ली है। ठीक है, इसकी कुछ भी वैल्यू आएगी तो उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, x कंसीडर कर लिया। तो Kc की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, Kc की जो वैल्यू आएगी और Kc डैश की जो वैल्यू होगी वो आपस में किस तरीके से इक्वेट करेगी उसको देखते हैं। इफ Kc इज इक्वल टू x, Kc किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, तो Kc डैश जो होगा वो 1 अपॉन x के बराबर हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ Kc निकालो, आप सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालो। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या कर दोगे, 1 अपॉन फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी। नो नीड कि आप दोबारा से उसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो Kc अगर x है तो Kc डैश क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन इज 1 अपॉन x। क्लियर, तो यहां से हम लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc डैश और Kc डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स रहता है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
केसी निकालेंगे किसके लिए? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के लिए। ठीक, सबसे पहले हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। अब ये होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि जहां पे हमारे पास एक ही जैसे फिजिकल स्टेट हो। ठीक है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट भी सेम ही फिजिकल स्टेट में हो एंड प्रोडक्ट भी सेम ही फिजिकल स्टेट में हो। ठीक है, सो अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, a chemical reaction in which product and reactant are in same physical state, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों सेम ही फिजिकल स्टेट में होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। फॉर एग्जांपल, ठीक, हमने ले लिया यहाँ पे SO2 प्लस O2। अब SO2 भी गैसियस है, यहाँ पे O2 भी गैस की फॉर्म में ही है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? SO3। ये भी गैस की फॉर्म में ही है। ठीक है, ये भी किस फॉर्म में हो जाएगा? हमारा गैस की फॉर्म में हो जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे 2, ठीक है, 2 4 6 और यहाँ पे आ जाएगा। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हम सबको पता है कि कैसे निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये गैसियस फॉर्म में है एंड गैसियस फॉर्म में हम क्या करते हैं? प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। कंसंट्रेशन वाला टर्म नहीं आता है यहाँ पे। कौन सा टर्म आता है यहाँ पे? प्रेशर का टर्म आता है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, बट रिप्रेजेंटेशन है ये, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को हम? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, क्लियर है इतना? एंड देयर इज नो सॉलिड रिएक्शन इज ऑब्जर्व। यहाँ पे हमें कोई सॉलिड रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी। तो जब ऐसा केस आ जाता है, अभी तक देखो जो हमने देखा था उसमें हमारे पास क्या था? इस तरीके का हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया था, मतलब वहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में बात की थी, वहां पे हमने प्रेशर की टर्म्स में बात नहीं की थी। अब बात आ गई है प्रेशर की टर्म्स में, तो क्या करें? सो अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गैसियस स्टेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गैसियस स्टेट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट पे जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है तो क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे प्रेशर के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करते हैं। वी यूज पार्शियल प्रेशर फॉर दी गैस। वी यूज पार्शियल प्रेशर फॉर दी गैस। हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? हम पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। अब होता क्या है, मानो हमारे पास एक चैम्बर है। अब इस चैम्बर में बहुत सारी गैस होंगी। ठीक है, तो इस चैम्बर में हमारे पास एक गैस ये है, ये हमारी सेकंड गैस है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारी गैसेस होती हैं उसी तरीके से, और ये हमारी थर्ड गैस है। तो ये इतनी गैस है इस चैम्बर के अंदर। अब अगर इस चैम्बर के वॉल पे जो प्रेशर लग रहा होगा, जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा, वो कौन कौन लगा रहा होगा? यही सारे गैस मिलके तो प्रेशर लगा रहे होंगे इस चैम्बर की वॉल पे। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किस किस के बराबर होगा? प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस प्रेशर ऑफ गैस 2 प्लस प्रेशर ऑफ गैस 3। यही तीन गैस मिलके इस वॉल पे, ठीक है, इस कंटेनर की वॉल पे
उसको धक्का दे रहे होंगे, उसको प्रेशराइज कर रहे होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक प्रेशर के बारे में बात करें, मतलब एक गैस के प्रेशर के बारे में बात करें कि वो कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, वो कितना प्रेशर लगा रही है, सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? उस प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? और गैसेस के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे? PV इज इक्वल टू nRT। क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर इज इक्वल टू N/VRT। और यहाँ पे देखो N/V क्या था? N/V इज कॉन्सेंट्रेशन। याद है जो हमने एक्टिव मास लिखा था? एक्टिव मास इज द कॉन्सेंट्रेशन। सो N/V क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन? गैस की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू गैस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT। जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा ना। व्हाट अबाउट R? तो देखो R की जो वैल्यू है, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। बट R की भी काफी सारी वैल्यूज होती है जो यूनिट के हिसाब से लगाई जाती है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम कौन से R की वैल्यू लगाएंगे, मतलब R की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। सो द वैल्यू ऑफ R, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.0831। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.0831। ये तो हमने लिख दिया, बट इसकी यूनिट क्या होगी? बार लीटर, ठीक है, पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये R हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये R हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलो एक रिएक्शन लिख के देखें हम। यस, एक रिएक्शन लिख के देखते हैं और फिर देखेंगे कि उसका हम पार्शियल प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो HI बनाते हैं। HI कैसे बनेगा हमारा? H2 प्लस I2 गिव HI। ये भी 2 हो जाएगा और ये भी हमारा गैशियस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म एंड गैशियस फॉर्म। क्योंकि हम यहाँ पे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी चीजें कैसी होंगी? गैशियस फॉर्म में होंगी। ओके, क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पे देखो, इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैसे हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू RT। इसी तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। फिर है जो प्रेशर I2 अप्लाई करेगी वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ I2 इनटू RT। क्लियर? अब यहाँ पे जो प्रेशर HI का होगा कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2HI है, सिर्फ HI नहीं है यहाँ पे। वेट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं आएंगे, सिर्फ H2 I2 और यहाँ पे 2HI। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे? ये बन जाएगा हमारा HI का स्क्वायर R स्क्वायर एंड T स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? R स्क्वायर और T स्क्वायर, क्योंकि इन सबका क्या हो रहा है यहाँ पे? स्क्वायर हो रहा है। क्लियर? अब क्योंकि प्रेशर के लिए हम अप्लाई करें तो यहाँ पे KC ना लिख के क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे KP लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? KP। अब ना व्हाट इज KP? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, विथ प्रेशर। ठीक है, और वी कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ गैस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीधा सीधा लिख दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैस। गैस का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है विथ प्रेशर P और वी कैन से विथ पार्शियल प्रेशर P। छोड़ो, तो Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, किसका लिखते हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा HI का स्क्वायर R स्क्वायर एंड T स्क्वायर, यही होगा।
ठीक है, HI का स्क्वायर और R स्क्वायर एंड T स्क्वायर। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इतना यस? वेट, प्रेशर को एक काम करते हैं, मेंशन करते हैं उधर। प्रेशर ऑफ, यहां पे आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2RT एंड प्रेशर ऑफ I2RT। अब देखो RT से RT ये दोनों चला जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। सो इस तरीके से हम प्रेशर, इस तरीके से हम वी कैन से Kp को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये हमारा Kp क्या आया है, दिस। अगर इसके लिए हम Kc निकाल ले, ठीक है, इसके लिए अगर हम Kc निकालेंगे तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके लिए Kc निकालते हैं तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2। क्या ये दोनों सेम नहीं है? क्या ये दोनों सेम नहीं है? मतलब एट दिस पॉइंट Kc इज इक्वल टू Kp। मतलब क्या हर बार Kc इज इक्वल टू Kp होगा? यस, देखो इसमें तो Kp इज इक्वल टू Kc है, क्या हर बार Kc इज इक्वल टू Kp होगा? सो नॉट ऑल द टाइम्स, ठीक है, सारे टाइम में ये सिमिलैरिटीज हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। सिर्फ इसमें देखने के लिए मिली, या फिर कुछ और भी ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं जहां पे हमें देखने के लिए मिले, बट जरूरी नहीं है कि हर बार Kc Kp के इक्वल ही होगा। अब कुछ ऐसे भी हम रिएक्शंस देख लेंगे जिसमें Kc Kp के इक्वल ना हो। ओके, चलो अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करते हैं हम? यहाँ पे अमोनिया को बनाते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। सो किससे बनता है अमोनिया? N2 प्लस H2 गिव NH3, N2 प्लस H2 गिव NH3। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। गैशियस फॉर्म, गैशियस फॉर्म एंड गैशियस फॉर्म। ठीक, क्लियर है ये रिएक्शन? चलो, प्रेशर अप्लाइड बाय नाइट्रोजन गैस PN2 कितना हो जाएगा? PN2 ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू RT। प्रेशर अप्लाइड बाय H2 तो ये हो जाएगा हमारा H2 की पावर 3 R3 और T3, हाँ T3। ठीक है, फिर आता है NH3 तो ये बन जाएगा हमारा NH3 की पावर 2 R2 एंड T2। क्लियर? Kp कैलकुलेट करें, Kp भी निकालेंगे इससे हम और Kc भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, Kp इसका क्या हो जाएगा? यस, इसके लिए Kp क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 RT एंड प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब R क्यूब एंड T क्यूब। ठीक, इससे ये चला जाएगा, यहां पे क्या बचा? प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर, प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। और देखो यहाँ पे भी RT है और यहाँ पे भी RT है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ये RT माइनस 2। क्या बन जाएगा यहाँ पे? RT माइनस 2। ये बन गया हमारा Kp। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए Kc क्या होगा। ठीक है, इसके लिए Kc क्या हो जाएगा? सो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन H2 का क्यूब और N2। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि Kc इज नॉट इक्वल टू Kp। ठीक है, इस केस में क्या हो जा रहा है? Kc इज नॉट इक्वल टू Kp। तो हर बार जरूरी नहीं है कि Kc और Kp कैसे हो? इक्वल हो। ठीक, Kc और Kp हर बार इक्वल हो ये चीज जरूरी नहीं है। अच्छा, इसी में ना एक और चीज आती है कि अगर हमें एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है,
है ना। हमें प्रेशर की टर्म्स में नहीं दी गई है, हमें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में दी गई है, बट हमें प्रेशर की टर्म्स में निकालना है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मान लो, हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है, एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, AA प्लस BB गिव CC प्लस DD। ये हमारा रिएक्शन है। इसके लिए एक बार KC निकालो और इसके लिए एक बार KP निकालो। ठीक है, KC क्या हो जाएगा, KC इज इक्वल टू C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A एंड B की पावर B। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया KC। अब अगर हम इसके लिए KP की बात करें तो KP इसका क्या हो जाएगा, PC की पावर C और PD की पावर D, PA की पावर A एंड PB की पावर B। लेकिन अभी यहाँ पे रुकेंगे नहीं, RT भी बचा हुआ है। ठीक है, क्या बचा हुआ है, RT। तो यहाँ पे हो जाएगा RC TC RD TD और यहाँ पे है RA TA RB TB, ये भी तो बचेगा। ठीक, फिर KP इज इक्वल टू PC की पावर C PD की पावर D अपॉन PA की पावर A PB की पावर B। अब देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिखेंगे RT C, ठीक है, C, ये देखो मल्टीप्लीकेशन में है तो इनकी पावर कैसी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, C प्लस D माइनस A प्लस B, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा, राइट। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे एक्चुअल में, KP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PC की पावर C, PD की पावर D, PA की पावर A एंड PB की पावर B, और यहाँ पे आ जाएगा RT और डेल N। ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, डेल N से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया है। अब एक रिएक्शन लिख के देखते हैं, जो भी थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखी थी हमने, वही वाली रिएक्शन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। कौन सी रिएक्शन है, हमने ली थी नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब रिएक्शन को सिंपली बैलेंस कर दो। ठीक, तो यहाँ पे 2 कर दो 4 और यहाँ पे 2 कर दो, सारे गैसियस फॉर्म में ही है, ये भी गैसियस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, एंड जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में। अगर कहीं पे मैं डायरेक्टली सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हम ये इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शंस कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, जो इरिवर्सिबल था वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, उसमें एक ही एरो लगाना, बट जो रिवर्सिबल है उसमें हमेशा 2 एरो लगाना। ठीक है, क्लियर है। इसके लिए KC की वैल्यू नोट डाउन करते हैं हम। इसके लिए KC क्या हो जाएगा, KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन NO की पावर 2 एंड O2, दिस इज KC। ठीक है, अब इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है KP, एंड प्रेशर इज नॉट गिवन बट कंसंट्रेशन इज गिवन। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, फाइंड KP if pressure is not given, if pressure is not given but concentration is given। मतलब KC हमें पता है, concentration हमें पता है, concentration की हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर को कैलकुलेट करना है। तो NO2 कितना प्रेशर लगाएगा, प्रेशर ऑफ NO2, कितना प्रेशर लगाएगा NO2, NO2 की पावर 2
R2 और T2, क्लियर। प्रेशर ऑफ O2, तो यहाँ पे O2 है, R एंड T। प्रेशर ऑफ NO, तो प्रेशर ऑफ NO की पावर 2, R2 एंड T2। बस अब हम इसको Kp में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो ये बन जाएगा हमारा Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2 R2 T2 अपॉन, और चलो इसको लिखो भी मत, ठीक है, अभी सिर्फ और हम सिर्फ कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा O2 एंड NO का होल स्क्वायर। अब देखो RT है ही, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट में कितना है 2 है और रिएक्टेंट में कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RT माइनस 1। तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया है Kp। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया है हमारा Kp। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। चलो, तो ये तो बात थी होमोजीनियस इक्विलिब्रिया की। बट अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जरूरी थोड़ी कि सारे हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सबके सब एक ही फेज में प्रेजेंट हो सकता है डिफरेंट फेज में प्रेजेंट हो। उस केस में हम क्या करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। सेकेंड इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। अब देखो हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ठीक है, इन अ हेट्रोजीनियस रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ हैव अ डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन in which equilibrium is achieved ठीक है, in which reactant and product are in डिफरेंट फेज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे यहाँ पे अलग अलग फेज में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 ये प्रेजेंट है सॉलिड फेज में, ठीक है। क्या मिलता है हमको, यहाँ से मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस स्टेट। इस केस में हम क्या करेंगे, क्या इस केस के लिए Kc हम इस तरीके से लिख देंगे, Kc इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे गैसियस भी है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, CaO एंड CO2 अपॉन CaCO3। क्या इसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा, सो आंसर इज रॉन्ग, इसका रिप्रेजेंटेशन ये नहीं होगा। जब भी हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया होता है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ गैसियस को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं और ना ही लिक्विड का रिप्रेजेंटेशन होता है। इवन वाटर का भी रिप्रेजेंटेशन हम नहीं करते हैं, उन सब को हम एज अ यूनिटी वन मान के चलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसके लिए Kc ये ना हो के इसका Kc क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ CO2, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके लिए Kc, सिर्फ और सिर्फ CO2। समझ में आ गया। अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, अगर हमारे पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में एंड यहाँ पे वाटर है वेपर फॉर्म में, तो भी हम इसका Kc क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ H2O इन वेपर फेज। हम लिक्विड फेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है। सॉलिड रिएक्टेंट सॉलिड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, इज कंसिडर्ड एज अ यूनिटी। लिखो solid reactant and
सॉलिड प्रोडक्ट कंसिडर एज यूनिटी। ठीक है, कैसे कंसीडर करते हैं हम इसको? यूनिटी कंसीडर करते हैं हम इसको, वन मान के चलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन हम नहीं करेंगे। बट अगर यही हमारा केस किस फॉर्म में हो जाए, होमोजीनियस में हो जाए, तो क्योंकि सारे के सारे एक ही फेस होते हैं होमोजीनियस में, तो उस केस में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बट हेट्रोजीनियस में सिर्फ और सिर्फ हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वेपर फेस को रिप्रेजेंट करेंगे, गैसियस फेस को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अलावा किसी को भी हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? और चाहे लिक्विड रिएक्टेंट हो, देखो एक साथ लिख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर। ठीक है, वाटर कंसिडर एज अ यूनिटी, यानी कि वन इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया में ये इस तरीके से होगा। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? चलिए, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे? एप्लीकेशंस जानेंगे इक्विलिब्रियम के। ओके, सो आई होप कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझ में आया, कौन सा पॉइंट है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप कमेंट करेंगे तो ही मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको ठीक करवा पाऊंगी। ठीक है बच्चे, तो बाकी की बातें विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।